तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का D5 आपने कहा इन अ मिक्सचर in a container a mixture is prepared by mixing 3 samples of hydrogen, helium and lithium. तो ठीक है, we are having hydrogen, helium and lithium. ये 3 सैंपल है. In all the samples the hydrogen atoms in sample all the hydrogen atom are in first excited state, मतलब second state, and all the helium ions are in third excited state. All the heliums are in third excited state. 1 excited, 2 excited, 3 मतलब इसमें. And all lithium are in fifth excited state. ठीक है, मतलब sixth state. 3 4 5 6 1 2 3 4. Find the total number of spectral lines observed in the emission of such electron when the electrons return back to the ground state. ठीक है, तो पता क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन होगा तो एक ही लाइन आएगा इसमें, इससे इधर आएगा तो n into n minus 1 मतलब 4 into 4 minus 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 हो गया. और इसमें 6 into 6 minus 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 15. 15 plus 6, सो अपने पास आया 1 plus 6 plus 15 होना चाहिए कितना 16 22 आ गया. लेकिन जो ये वाला लाइन होगा वही तो ये वाला लाइन होगा, ये और ये तो कॉमन होगा और ये वाला भी एक जैसा होगा. मतलब इन तीनों, ये तीनों तो एक जैसे लाइंस होंगे, इनकी एनर्जी डिफरेंस एक जैसी होगी. भाई जो ट्रांजिशन हाइड्रोजन में 2 to 1 होता है वही ट्रांजिशन इसमें 4 to 2 होगा और लिथियम में 6 to 3 होगा. तो इसका मतलब है इन तीनों में से किसी एक को काउंट करो. अब मेरे पास 20 बचा हुआ है, और कुछ होगा और कोई नहीं होगा, आंसर 20 होगा. बोलो भाई. वैसे तो 22 आना चाहिए था, लेकिन इसमें से 3 ऐसे लाइन है जिनका एनर्जी फ्रीक्वेंसी वगैरह सबसे. ठीक है, तो आंसर विल बी 20. अपन एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं. एक्सरसाइज 3 में अपन क्या करना है, सिक्सटीन और 18 9 16 में क्या 16 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करो. Not considering the electronic spin, the degeneracy of second excited state, third, of the hydrogen atom is 9, while the degeneracy of the second excited hydrogen atom, hydrogen minus ion, is. ठीक है ना. तो अपन को एक बात पता है, the electronic configuration of atom is calculated by n plus n rho. Whereas the electronic configuration of ion is calculated by shell rule. Shell rule. ठीक है, तो
अब अपन पहले एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ना, दैट विल बी 1s, एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, ऐसा होता है। मतलब अगर कार्बन एटम होता तो ऐसा होता, 1s2 2s2 2p2 फिर 3s फिर 3p फिर 3d फिर 4s। मतलब जहां तक इलेक्ट्रॉन है वहां तक तो आप n प्लस इलेक्ट्रॉन बोलते हो, उसके बाद आप शुरू हो जाते हो, मतलब इक्वल रखते हो, फिर सभी में एनर्जी एक जैसा रखते हो। तो अगर वही मेरे पास ऐसे होता, मान लो मेरे पास आएंगे H नेगेटिव आएंगे, तो ये ऐसे होगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d like that। तो फिर सोडियम आयन अगर होता तो अपन कहते हैं सोडियम आयन होता तो ऐसे होता 1s 2s 2p 3s 3p 3d आइंस के। सर तो अपन कहेंगे ठीक है, 2p6 होगा ना? कोई डाउट है? नहीं, 2p6 होगा ना सोडियम में? 2p6 ही लिखा है, बिल्कुल। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा था, मुझे क्वेश्चन में पूछा गया H नेगेटिव आयन के लिए, H नेगेटिव आयन के लिए उसने पूछा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। तो इसमें लिखा था नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डिजेनरेसी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, इसका 1 हो गया, इसके 3 ऑर्बिटल होंगे, इसके 5 ऑर्बिटल होंगे, तो 9 हो जाएगा। While the degeneracy of the second excited H negative ion is, तो H negative ion के लिए लिखूंगा तो ये इसकी बात करना है। तो H negative ion में फर्स्ट सेकंड ये 3 हो गए p ऑर्बिटल, सो आंसर इज 3, but the answer is 3। 2p से 1s हो गया ग्राउंड स्टेट, 2s हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 2p हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे px py pz, that's why the answer is 3, that is your 16। ये पार्ट अपन को ध्यान, अब 17 की बात। P is the probability of finding the electron. P is the probability of finding the 1s electron of hydrogen atom in a spherical shell of infinite thickness dr at a distance r from the nucleus। हाँ तो ठीक है ना, पढ़ा तो है हमने इसको, इधर न्यूक्लियस है और इधर एक थिकनेस अपन इधर पढ़ते हैं जो बहुत छोटा होता है, जिसको अपन ने डी आर बोला था और क्लास में कैलकुलेशन भी किया अपन, और इसको अपन डी आर बोलते हैं, तो इसको अपन डीवी बोलते हैं, थिकनेस डी आर। तो ये टोटल वॉल्यूम जो होगा वो डीवी होगा, और ये जो डीवी होता है दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, द स्केच इज, हाँ तो ठीक है ना, इसमें स्केच बनाना है अपन को, तो अपन कहेंगे देख भाई अगर इसका स्केच बनाऊंगा तो ऐसे बना दूंगा, उसमें क्या, ये लो बना दिया। 4 एक्सेस होते हैं, अपन 2 ही एक्सेस तो बनाते हैं, तो अपन कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ तो होगी नहीं, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, यहाँ होगी, ऐसे बना ग्राफ। तो ग्राफ क्या बन जाएगा, डी वाला बन गया।
तो इस रीजन में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन यही होगा ना, इस वाले रीजन में तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बता ही ना बनेगी। अब पहले वाले ग्राफ में तो वो ऐसे ही बता रहा है, यहीं पे बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, नहीं थोड़ा न्यूक्लियस से दूर, तभी तो अपने ये रीजन बनाया। दैट इज 17 18 की बात, 18th में वी आर सर तो हैविंग, हमने जो क्लास में 1s इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया था ग्राफ, वो किस चीज के लिए था? वो भी 1s के लिए था, वो भी तो ऐसे बनाते हैं, ये भी तो ये बना रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बना है ना मैंने, वो भी तो बताया था मैंने कि वो ऐसे अपन हाइड्रोजन बोल सकते हैं, हाइड्रोजन फर्स्ट शेल ऐसे क्लास में लिख के बताया ना मैंने 0.53 एंगस्ट्रॉम मिनट, वो भी इसी के लिए था। आवाज नहीं आई। ठीक है, सर आप वापस बता सकते हैं कौन तो सा? वॉइस। सर मैंने जो अभी पूछा, सर आपने क्लास में बी की तरह डायग्राम बनाया था 1s के लिए। नहीं तो 1s के लिए तो अपन ने ऐसे बनाया था, 4 pi r square dr वर्सेस r, ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसे तो कभी नहीं बनाया ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो मतलब यहाँ से न्यूक्लियस से थोड़ा सा ही दूर जाओगे बहुत ज्यादा डेंसिटी होगी, थोड़ा दूर तो बनानी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इधर, तो ऐसे बनाया ना अपने क्लास में, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ये वाला तो गलत ही होगा। ओके सर। तो फिर दूसरा 18th वाला, आप ना एक कॉम्प्रेंशन है, पहले आप उस कॉम्प्रेंशन को पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, एक कॉम्प्रेंशन है गिवन है अपन को, उस कॉम्प्रेंशन को पढ़ो आप, जिसमें मतलब अपन को गिवन है, एक कॉम्प्रेंशन निकालो जिसमें श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में डिस्कशन है, इसको बार बार निकालना बड़ा मुश्किल है, कॉम्प्रेंशन देखो कि कौन सा है वाला, निकालो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4 में कि मुश्किल से उस पेज पे पहुंचा था, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 4, पार्ट 1 ना? हो गया ना, उसमें नहीं पार्ट 1 में कॉम्प्रेंशन है, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4 में कॉम्प्रेंशन है ना, जो एक श्रोडिंगर इक्वेशन को रिलेटेड मेरे ख्याल से फोर्थ है वो, आप जरा देखो उसको, फोर्थ वाले को पढ़ के, फोर्थ वाले को पढ़ के देखो, मैं वही निकाल रहा हूँ, बकवास काम में यार, इसको निकालना तो एक नंबर का बकवास काम है, वो शीट अप डाउनलोड भी नहीं होते, कॉम्प्रेंशन 4, यस सर मिला। कॉम्प्रेंशन 4, तो कॉम्प्रेंशन 4 को एक बार पढ़ो ना तुम लोग, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आएगा, कॉम्प्रेंशन 4 पढ़ो एक बार, कॉम्प्रेंशन 4 एक बार पढ़ो, कॉम्प्रेंशन 4 एक बार पढ़ो।
कॉम्प्रिहेंशन 4 में जो थ्योरी की बने ना, आपको वो थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी वाला पार्ट पढ़ना है, कोई इक्वेशन नहीं पढ़ने, ओनली थ्योरी वाला पार्ट। थ्योरी वाला पार्ट पढ़ो एक बार। पढ़ लिया थ्योरी, वो इक्वेशन नहीं पढ़ने अपन को है, सिर्फ थ्योरी। एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट ये सब नहीं पढ़ने अपन को, हमें सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लो, जल्दी करना आप थोड़ा। हो गया, मैंने आपसे कहा सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट पढ़ो, और दो क्वेश्चंस भी गिवन है अपन को, क्वेश्चंस भी एक बार पढ़ के देखना। आप क्वेश्चंस भी पढ़ के देखना।
हो गया? जब हो जाए तो बता देना। हो गया ना? तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यस सर। अच्छा देख, उसके क्वेश्चन नंबर 1 में अपन को गिवन द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ 1s ऑर्बिटल। तो अपन ने लिखा हुआ है ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अपन ने लिखा हुआ है ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू होता है रेडियल वेव फंक्शन मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेव फंक्शन। तो 1s के लिए अपन को लिखना है 1s के लिए, तो अपन लिखेंगे भाई ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या होता है 1s के लिए। सो ऑर्बिटल वेव फंक्शन ऑफ 1s विल बी इक्वल टू radial wave function for 1s is this 2 into z by a naught to the power of 3 by 2। वो जो इक्वेशन गिवन है उसमें ऊपर गिवन है एंगुलर वेव पार्ट और रेडियल पार्ट है into e to the power of minus sigma by 2। ये अपन को गिवन है, ये तो रेडियल पार्ट है। अब एंगुलर पार्ट देख लेते हैं। तो एंगुलर पार्ट में अपन को गिवन है मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई और ये 1/2। ये होता है। अब उसने अपन से क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? Chi आई square. स्क्वायर। अच्छा, अरे यार तुम लोग तो बड़े मतलब स्मार्ट हो यार, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था मैं बताऊं, लेकिन तुम लोग तो बता दिया। मतलब मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो कर दो, चल दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। सो 1s का स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो ये तो हो जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो 4, ये वाला है। इसमें आएगा अपने पास z by a naught टू द पावर ऑफ करता हूँ 3/2 into 2, ये स्क्वायर हो गया। e टू द पावर ऑफ माइनस सिग्मा बाय 2 और इसका भी स्क्वायर करना होगा और मल्टीप्लाई बाय, ये तो रूट पहले से ही था तो इसको लिखते हैं 1/4 पाई
और इसको स्क्वायर करेंगे तो ले स्क्वायर कर दिया और 1/2 तो था ही, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 4 इधर कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा क्या, अपने पास ऐसे बचना चाहिए। फिर पाई को आगे लेके आते हैं, 1/π z/a0 का क्यूब e to the power of माइनस सिग्मा बाई साइड की 2 वैल्यू दी, अब वैल्यू दी है ना उसकी, दी हुई है सिग्मा की। सिग्मा की वैल्यू। यस यस चलो सर। पर सिग्मा की वैल्यू अपन को दे रखी है, हाँ भाई सिग्मा की वैल्यू अपन को दे रखी है 2zRNA0 और सिग्मा अपन को गिवन है 2zRNA0। मेरे ख्याल से ये हाइड्रोजन एटम के लिए होगा तो ये 1 हो जाएगा, और सिग्मा यस बाई सर। 2 का मतलब हो गया अपन को मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देना, हो जाएगा। यस इतना करने के बाद तो अपन ऑप्शन देख के ही बता देंगे यार, ऑप्शन देखते हैं अपन क्या गिवन है अपन को, ऑप्शन में देखते हैं ना ऑप्शन में क्या गिवन है अपन को। सर बी। अरे यार गड़बड़ हो जाता है, एक मिनट रुकना और रिफ्रेश कर देता हूँ ना मैं इसको, तो गड़बड़ हो जाता है उससे, तो शीट खुलेगी थोड़ी देर में। चल ठीक है, तो उसमें से ऑप्शन ढूंढो ना तुम, उसमें एक बार ऑप्शन ढूंढो, तब तक मैं देखता हूँ। यस सर, बी ऑप्शन। आ रहा है ऑप्शन, हाँ यस चल मैंने क्या, तो उसमें हाँ अब मैं देख सकता हूँ ऑप्शन, मैंने देख लिया। तो देख भाई ऑप्शन 1/π आना चाहिए, तो पहला वाला तो गया, डी वाला भी गया, अपने पास दो में ही है 1/π, वो है बी और सी। अब अपन को चाहिए z/a0 का क्यूब, बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। अच्छा फिर 11th, ये तो 10th वाला क्वेश्चन था, अब 11th वाले की बात करते हैं। 11th वाले में द एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ विच ऑर्बिटल इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय द वेरिएशन इन द एजिमुथल एंगल, तो ठीक है, वी नो दैट। L equal to 0 for S orbital, हो गया 1s and 2s, हाँ तो सभी s ऑर्बिटल होना चाहिए, ए आंसर आ गया भाई। ए अपन ने क्या पढ़ा था कि ए ना स्पेरिकल और सिमेट्रिकल होता है, इसलिए अपन ये नहीं बता पाते हैं कि किस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये नहीं बता पाते हैं कि किस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए अपन कहते हैं एल का वैल्यू 0। सो एस ऑर्बिटल जो है ना वो एंगुलर पार्ट से इंडिपेंडेंट होता है, एस ऑर्बिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर पार्ट ऑफ एंगुलर पार्ट। अब एक बात देखना, ठीक है, अच्छा देख, जो इक्वेशन ऊपर लिखे हुए हैं ना, जो इक्वेशन ऊपर लिखे हुए हैं ना, तो उन इक्वेशन में आप एक बात चेक करो, उन इक्वेशन में कि जो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट है, तुम उसमें देखोगे ना तो अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो तुम देखो इसमें ना तो रेडियल पार्ट में cos थीटा या sin फाई होगा, ना ही एंगुलर पार्ट में cos थीटा या sin फाई होगा, लेकिन P में होगा, D में होगा, F में होगा, लेकिन S में cos थीटा और sin थीटा नहीं होंगे। अब देखो 1s में नहीं था, 2s में भी नहीं था, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा रेडियल पार्ट, लेकिन s ऑर्बिटल में 1s ऑर्बिटल में कभी भी अगर 1s ऑर्बिटल है तो उसमें थीटा कभी नहीं आएंगे, ये अपन को पता रहेगा 1s में। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन चेक करते हैं एस ऑर्बिटल में कभी भी आप देख लो उसमें कहीं भी
एस ऑर्बिटल आप जब भी लिखो, चाहे 3s लिखो या 2s लिखो या 4s लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। देखो रेडियल पार्ट लिखा हुआ है, आर में 1s 2s 3s, वहां कहीं भी थीटा नहीं है। लेकिन 2p में अगर अपन देखेंगे ना, पी वाले जितने भी लिखे हैं, डी वाले, उनमें थीटा लिखा हुआ है एंगुलर पार्ट में। अगर आप 2s भी लिखोगे तो आपके लिए रेडियल पार्ट तो गिवन है, लेकिन एंगुलर पार्ट हमेशा s के लिए फिक्स होता है, px के लिए फिक्स होता है, py के लिए फिक्स होता है, pz के लिए फिक्स होता है। तो एंगुलर पार्ट अगर s ऑर्बिटल है तो उसमें थीटा नहीं होता, हो ही नहीं सकता, l का वैल्यू 0 है ना उसके लिए। ठीक है, मतलब अगर इस ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के इक्वेशन में अगर थीटा नहीं आया तो ये फिक्स हो गया कि ये s ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ये मुझे पता है। चल अब तेरे उस क्वेश्चन पे चलते हैं, पर 18th वाले क्वेश्चन पे चलो भाई, 18th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन सर एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 का, हाँ एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 के 18th क्वेश्चन पे चलता है। अब मैं इसको थोड़ा वेट कर लेता हूँ, इसको भी ऐसे बनाता हूँ, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सर आप एक बार एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का 11th क्वेश्चन में z कैसे फाइंड आउट करना है वो बता सकते हैं? बताऊंगा, तू चिंता मत कर, इसको कर लेते ना, ये सामने निकाल दिया है तो इसको कर लेते हैं, फिर Yes, 11th वाला भी कर दूंगा, तो मतलब टेंशन नहीं, अपन कर लेंगे, है ना, सारे ही कर देंगे। अब अपन 18th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पहले, फिर मैं वो भी कर दूंगा, तो लिख के छोड़ देना तू, एक्सरसाइज 3 का 17th एडवांस वाला, हाँ चलेगा चलेगा, वो लिख के छोड़ देना, मैं कर दूंगा। 18th वाला कर लेता हूँ। 18th वाले में कॉलम 1 में देख, अपन को गिवन है द वेव फंक्शन psi is a mathematical function whose value depends on the spherical coordinates of the electron and characterized by the quantum numbers n, l, m. Here r is the distance from the nucleus, theta is the co-altitude and phi is the azimuthal. In mathematical functions given in the table, z is the atomic number and a naught is the Bohr radius. Correct? चलो ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, अब अपन को 1s ऑर्बिटल गिवन है, अब मैं कॉलम 1 लिख लेता हूँ। अब ध्यान से देखना, ये कॉलम 3 कॉलम वाले तो बड़े इजी होते हैं। 3 हो गया, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 1 हो गया। अब अपन लिखेंगे, देख 1s की बात करते हैं। एक मिनट, अपन ऐसे लिख ले, अब यहां पर लिखते हैं 1 रेडियल नोड। रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड के फॉर्मूले अपन को पता है, तो अपन कहेंगे psi इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन a नॉट टू द पावर ऑफ 5/2। अब देख, फिर इसमें पता नहीं क्या लिखा हुआ r, फिर उसके बाद e भी लिखा हुआ है, e का पावर है माइनस zr डिवाइडेड बाय 2a नॉट, चलेगा। फिर उसके बाद सर हाँ सर 5 लिखा है, अच्छा 5 है सर, वो ऊपर 5 के पावर 2। 5/2 है ना, ओके, कुछ गड़बड़ किया मैंने? नहीं सर। चलो ठीक है, r और s भी गिवन है, ठीक है कर लेंगे अपन। अब इसमें अपन को गिवन था एक्स वाई इज द नोडल प्लेन, अब इसमें अपन को गिवन था ये psi वर्सेस r, ये गिवन था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 1/a0 का क्यूब, और इधर क्या था अपने पास, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस।
मैक्सिमम एट न्यूक्लियस। फोर्थ वाला, एनर्जी नीडेड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन from N2 to N4 is this. (32 times the energy needed. Energy needed for N2 to N equal to 6. N2 4 to N2 6 चलेगा, ठीक है। चल देखते हैं, मैंने पहले इसकी बात करते हैं। कॉलम 1 में कि यहाँ पर क्या था, शाही था अपने पास, प्रोपोर्शनल टू z by a naught to the power of 3/2 e to the power of minus zr divided by a naught। अब देख, एक बात देख, मैं क्या करूंगा, 1 और 2 में ये मैच हो सकता है, 1 में ये मैच हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें थीटा नहीं गिवन है, इसमें ये गिवन है, इसलिए इसका मैच इन दोनों से ही होगा। इन दोनों का मैच इन दोनों से हो सकता है, इन दोनों का मैच इससे हो सकता है। 1 रेडियल नोड किसका होगा, तो अपन कहेंगे भाई 2p है ना, तो उसमें स्पेरिकल नोड 0 आएगा। 3d है ना, तो इसका भी स्पेरिकल नोड 0 आएगा। तो इसका ही रेडियल नोड का मतलब होता है n - l - 1। 2s होगा तो 2 0 - 10, 1s होगा तो 0 हो जाएगा, 2p होगा तो 2 - 1 - 1, 3 होगा तो 3 - 2 - 1, तो ये सब 0 आ रहे थे, मतलब इसका मैच सिर्फ इससे हो रहा है। और इसका मैच इन दोनों से हो सकता है, और ये वाले मैच इन दोनों से हो सकता है। XY इज अ नोडल प्लेन, सिर्फ इससे होगा। ये बात अच्छे से पता थी इसमें। सर एक XY is nodal plane मतलब हाँ, XY is a nodal plane। वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी ना, ओके, तो PZ ऐसे रहा होगा। यस सर यस। कोई बात नहीं, पूछ लेना बस यार, तो पूछ लेते हो, उसमें ही मेरा काम हो जाता है ना। तुम लोग पूछोगे, मेरा काम हो गया एक बार बताने का। तो अपन क्या करेंगे, ये P वाला इससे मैच करेगा। अब मेरे पास एक बात आ गया, 1 1 P मैच नहीं कर सकता उससे, लेकिन 2 1 P मैच कर सकता है, 2 2 P मैच कर सकता है, और 2 2 P तो बहुत बढ़िया मैच कर सकता है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 1 वाला पार्ट तो 1 इसके लिए भी आ सकता है, क्योंकि cos थीटा वगैरह नहीं है ना इसमें। इसका मतलब है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर पार्ट। वो स्फेरिकल होता है ना, सिमेट्रिकल, इसलिए एंगुलर पार्ट नहीं होता उसमें s ऑर्बिटल में, लेकिन P और Z में तो एंगुलर पार्ट होता है। अब मैं क्या करूंगा, अब क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं सामने गिवन नहीं है, अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट वाला अब देखना कैसे है, इसमें गिवन है फॉर हीलियम आयन, क्वेश्चन नंबर 1 देखना, और मैं ऑप्शन देख के ही सॉल्व कर दूंगा। फॉर हीलियम आयन द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन इज, चलेगा 1 1 S, मतलब आप कह रहे हो 1 1 और S, 1 1 और S, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हीलियम आयन, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब इसको एक बार कैलकुलेट कर ही देते हैं थोड़ा सा, कि भाई हीलियम आयन के लिए अगर अपन चेक करेंगे तो डेल्टा E 4 - 2 13.6 इंटू Z² का मतलब 4, 1/n1² मतलब 1/4 -1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डेल्टा E 6 - 2 जो होगा ना, वो 13.6 इंटू कर दूंगा 4, इंटू लिखूंगा 1/2 मतलब 4 -1/36। अब इसमें से जो पार्ट कॉमन है उसको हटा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना ऐसे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यही वाला अंदर वाला पार्ट बचा मेरे पास, जल्दी से सॉल्व हो गया।
तो एनर्जी 10, ये वाली एनर्जी जो आएगी वो इतना टाइम्स, तो अपन क्या करते हैं ना, ये वाली एनर्जी डेल्टा ई 422 डिवाइडेड बाय, तो टाइम्स ऑफ दिस, तो इसी को कैलकुलेट करते हैं ना, बाद में अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा ई 622, चल इक्वल टू लिखते हैं। ये वाला क्या आ रहा है अपने पास, 16 माइनस 4 डिवाइड बाय 16 इंटू 4, 16 माइनस 4 मतलब 12 बाय 4 इंटू 16, और डिवाइड कर देता हूं क्या, 36 माइनस दिस 32 डिवाइड बाय 4 इंटू 36। चलो देखते हैं आ रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा आ रहा है। मेरे पास क्या बचा, 12 बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 36 बाय 32। तो अब कितना आ रहा है अपने पास, ये 32 और 7, तो 16 और ये पहले 4 से कर देते हैं, 3 और 4 और 4 और 9, 3 9 जो 27, आ गया sir। तो 3 9 जो 27 बाय 32 का, तो अपने पास आ रहा है 11s हो सकता है, ये करेक्ट है। अब अपन को पता क्या है, अगर अपना पहला आंसर आ गया ना, मतलब 18th का अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना 18th वाला अपना, तो सोच लेना कि सारे सही कॉम्बिनेशन पता चल गए अपन को। भाई जो गलत होगा वो कॉम्बिनेशन नहीं बनाना है, बाकी क्वेश्चन में वो सही कॉम्बिनेशन अपन को पता रहेगा। अब देख दूसरा वाला 2 2 क्यू, 2 2 और क्यू प्रोबेबिलिटी, तो अपन को अगर अपन कहेंगे भाई 2 के साथ 2 तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर ऑफ क्यू। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज a टू द पावर ऑफ क्यूब कैसे कैलकुलेट करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो अपन इसमें लिख लेंगे भाई ये तो 1 है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और स्क्वायर करेंगे तो ये a टू द पावर ऑफ क्यूब भी तो आएगा। देखना इसको स्क्वायर कर, सर बोलो। सर वो Yes, sir। 18th में इनकरेक्ट बोलना था ना। हाँ तो अपन इनकरेक्ट ही तो ढूंढ रहे हैं, ये वाला करेक्ट आया पहला वाला। हाँ सर, नहीं वो मेरे पास था नहीं ना वो शीट। नहीं तो अपन, अच्छा अच्छा इसलिए तुझे क्वेश्चन नहीं पता, ठीक है। तो अपने पास आ गया ये, राइट ना। तो अब अपन क्या करेंगे, तो ये वाला भी करेक्ट आ रहा अपना, तो 2 2 और क्यू, क्योंकि ये एस सर ऑर्बिटल के लिए क्यू होता है। वाला वापस बताइए ना। कौन सा वाला, सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपने जो बताया हाँ तो न्यूक्लियस का स्क्वायर करना 1 है, बाय तो इसको स्क्वायर करेगी तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेगी ना, तो 2 कैंसिल हो गया, तो z अपॉन a नॉट, इसको ऐसे आएगा ना 3 बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर करेगी तो ये कैंसिल हो गया, और इसका वैल्यू 1 है। ओके सर। समझे ना, चलो भाई तब वो भी सही है। थर्ड वाला चेक करते हैं, 1 3 इम्पॉसिबल है। अगर ऑप्शन ही देख लेता तो अपन कहते हैं 1 और 3 का तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एस में कॉस थीटा तो हो ही नहीं सकता। मतलब हमें कुछ पता हो या ना, ए और बी वाले अगर हमें नहीं भी पता होता तो मुझे ये पता है सी वाला पॉसिबल ही नहीं है, वही गलत है। तो बाकी सही कॉम्बिनेशन मुझे पता चल गए, उससे मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। मतलब मुझे दूसरा, मतलब डी वाला भी पता चल गया, 1 1 आर, मतलब 1 1 और आर, मतलब ये भी पता चल गया। हाँ तो 1 में तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता ही होने की, सारे सॉल्व। अब पढ़ के देखो सारे आ गए। Given in column 1, the only correct for hydrogen like species is, अपन को given है only correct 2 2 p, 2 2 और p, ये तो करेक्ट है ही, इससे ज्यादा करेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो करेक्ट ही है। अब अपन कहेंगे 1 1 s, तो 1 1 और s कहाँ है, यहाँ पर नहीं भाई, ये तो हीलियम के लिए था, 1 s होगा ना, तो 1 1 और s, s ऑर्बिटल में 1 1 s, ये तो गलत हो जाएगा। 4 4 r, 4 4 इसमें नोडल प्लेन होते ही नहीं, xy, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके z स्क्वायर में तो वो रिंग होता है ना इस xy प्लेन में, तो नोडल प्लेन तो होते नहीं, dz स्क्वायर में तो नोडल कोन्स होते हैं, प्लेन की तो बात ही नहीं कर सकता। 3 3 p, 3 3 और p तो हो ही नहीं सकता, क्यों, वो तो 2s के लिए था,
1 रेडियल नोड, इसमें रेडियल नोड होते ही नहीं और इसमें ये नोड बना रखा है आपने। 2p में तो नोड ही नहीं होता, वो भी गलत है। सारे कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज 11p, नहीं भाई ये तो 2s का था, तो 11p कैसे हो जाएगा? 11p 14r, 1 के साथ 4, इसमें नोडल प्लेन होता ही नहीं है, कैसे ऑप्शन बना रहे हैं यार, बिल्कुल आंसर डोनेट कर रहे हैं। तो 2 1 सही था ये, 2 1 q, 2 1 के साथ q प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ना a q, तो अपन कहेंगे 2 1 और q, तो इसमें अपन को लगता कि यार 2 1 और q, सो 2 1 q और 1 1 s, 1 1 और s, द ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। सर 1 1s तो हीलियम के लिए होगा ना, हाँ यार 1 1 s तो हीलियम के लिए होगा, ये तो गलत है, तो हो सी आंसर आ गया। यस। तो क्वेश्चंस इसलिए पता क्या है, ये सारा पार्ट पढ़ने के लिए इसलिए मैंने आपसे कहा था वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, ये बड़ा इजी लगेगा आपको, क्योंकि फिर अपन ने सारे सॉल्व कर लिए ना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं बताया, और इससे अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो भी नहीं सकता, इससे टफ क्वेश्चन अपन को फ्रेम कर भी नहीं सकते। अपन ने बहुत सारी चीजें देखी और सीखी, बहुत सारी चीजें सीख ली। अब कौन सा था, एक और था आपका क्वेश्चन नंबर 11 था शायद, एक मिनट, एक क्वेश्चन तो पार्ट 1 का 11th वाला पे डाउट 11th और उसमें z 17 कैसे निकालना था। 17 वाला तो अभी बताया यार शायद, 17 वाला अभी तो बताया, 17 वाला अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, यह तो 17 वाला, ये तो 17 वाला, यही 11th बताता हूँ, अगर 11th चेक कर लेते हैं। इलेवेंथ वाले क्वेश्चन में गिवन है बॉम्बार्डमेंट ऑफ हीलियम, नहीं एल्यूमिनियम बाय अल्फा पार्टिकल लीड्स टू द आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन इन 2 ways। ठीक है, वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम है और 2 तरीके से बॉम्बार्डमेंट होता है, 2 ways में डिसइंटीग्रेशन होता है, 27 और 13 है, एक बार इसका डिसइंटीग्रेशन होता है 2 और इधर फास्फोरस बन रहा है 16 और 30 प्लस y एक रेडी पार्टिकल बनेगा। तो पहले हीलियम मैंने सर ऐड किया, 15 और 30। तो 15 है वहाँ पे। अच्छा तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, ये लो 15, तो अपन ने बम्बार्डमेंट भी किया अपन ने, तो यहाँ पर अपन हीलियम लिख लेते हैं भाई, 4 है और 2 है, तो 13 प्लस 2 15 हो गया, ये तो बैलेंस है, और 27 प्लस 4 31 होगा, तो मुझे जो पार्टिकल चाहिए यहाँ पर वो ऐसे होना चाहिए, देखो बैलेंस है, यस सर। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, बैलेंस है ना? यस सर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, सिलिकॉन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कह रहा है कि इसको आप सिलिकॉन में कन्वर्ट करो, सिलिकॉन इज दिस इज 30 एंड दिस इज 40, तो आपने मास नंबर तो चेंज नहीं करना चाहते, एटॉमिक नंबर कम करना चाहते हो, तो ये Z बनेगा, बताओ Z क्या है, बताओ क्या होगा? 1 मतलब तो क्या लिख दें भाई, ये दोनों से तो एक एटॉमिक नंबर कम करना है ना, यस कर दिया। सर, इसमें हम लोग वो n नहीं लेंगे, मतलब n का 1। कौन सा n का? सर न्यूट्रॉन नहीं लेंगे? यस, फिर न्यूट्रॉन का भी 1 तो आएगा ना। सर 31 होना चाहिए था ना वो, हाँ मतलब नीचे हाँ भी। हाँ हाँ, इसको हटा दो, ले आ गया। अपन यहाँ बैलेंस थोड़ी करेंगे भाई, ये दोनों बैलेंस करना पड़ेंगे ना, तुम ये कह रहे हो कि सर इसको भी ले लो ऐसे ना, ये 30 यस प्लस 1 31,
और ये 15 प्लस 0 15, 15 तो ठीक है ऐसे कर देते हैं। 1 1 तो ये न्यूट्रॉन है, x आपका न्यूट्रॉन है, z आपका प्रोटॉन है, और यस यहाँ पर x क्या लिखें बताओ? 27 प्लस 4 31, और इधर 30 आ रहा है, 1 वो मतलब ऊपर 1 ऊपर 1 चाहिए अपन को। और ये 13 प्लस 2 15 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 13 प्लस 2 15 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 14 आ रहा है। तो यहाँ भी क्या 1 चाहिए अगेन देखो, हाइड्रोजन एटम 1 यहाँ भी वही लिखा ना। हाँ, तो यहाँ भी प्रोटॉन आ गया। तो क्या यस लिखें अपन? समझा x is proton, न्यूट्रॉन y is neutron, और z is फिर प्रोटॉन। ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं। अब क्या करें? बोलो अब क्या करें? तो अपन कहेंगे ये नहीं लेना था। तो दिया नहीं था यहाँ पे क्या हो रहा है मैं समझ गया, और तभी तो पूछ रहे थे हम लोग कि हमें सिर्फ इससे रिएक्शन लेना था। तो 30 है मतलब z का पावर 0 होना चाहिए, इधर 15 है और इधर 14 है, मतलब z में +1 होना चाहिए। तो ये अपना पॉजिट्रॉन होता है। पता है ना पॉजिट्रॉन? ये लो भाई, हो गया। सर बोलो। सर मतलब अगर हमने एक और बार अगर सिलिकॉन को एक और बार हमने उस पर बम्बार्डिंग की तो हम लोग वो भी पॉजिट्रॉन छोड़ देंगे सिर्फ सिलिकॉन से करेंगे हाँ मतलब ऑप्शन तो अपन यही चाहते थे यार कि पूरा रिएक्शन बैलेंस करें। एक्चुअली वो एरो इधर बना दिया ना उसने, वो एरो इससे है। ओके उसको छोड़ दो, अब ये ट्रांसफर आ रहा है। वो सीक्वेंस बनाना था एक, इस सीक्वेंस में ये डायरेक्टली सिलिकॉन में जाता है, और ये इस सीक्वेंस से सिलिकॉन में जाता है। तो यहाँ पर कौन सा पार्टिकल एमिट होगा, यहाँ पर कौन सा पॉजिट्रॉन पार्टिकल एमिट होगा वो बताओ। बताओ। ओके तो पार्ट 2 का 11 अब रुक जाओ, आगे जाओ। हाँ, पार्ट 2 का 11 लिखा तो है, इधर कहाँ से आ गया? पार्ट 2 का 11, पार्ट 2 के 11 में गिवन है अपन को एक्वस सॉल्यूशन है 11th वाले में। aqueous solution of which salt not contains ion with the electronic configuration this। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 3 2p6 3s2 e6 ये नहीं। तो चलो देख लेते हैं। इसका मतलब है 18 होना चाहिए। तो Cl माइनस आइन Cl 17 होता है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन है ना। I नेगेटिव आइन, तो अब इसमें भी अपन ऐसे लिख सकते हैं I के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, है ना। तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। F नेगेटिव आइन में उतना इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वो 18 होंगे कैसे? भाई A में तो 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, B में भी हो सकते हैं, C में नहीं हो सकते। होते ही इसके 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कैसे बताऊंगा 18? Br के भी हो सकते हैं। भाई पहले आप ऐसे लिखोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 18 और फिर 18, इसके 2 8 8 और फिर 18। यहाँ Cl नेगेटिव आइन में भी तो ये लिखा आपने 2 8 8 ना, 8 तो टोटल 18। तो जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है,
will not contain ions with electronic configuration this, ऐसा electronic configuration भाई इसमें तो यहाँ तक आ ही जाएगा ना, 2 8 18 तो बन ही जाएगा, 18 आ गया, 18 आ गया, 18 आ गया, इसमें 18 पॉसिबल नहीं, बस तो उसमें 18 पॉसिबल नहीं है, तो वो तो साफ साफ फ्लोराइड तो कोई भी होता है वो फ्लोराइड तो टिक कर ही देता है यार, उसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कैसे बनाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, उसको तो अपन टिक कर ही लेते हैं। अब बताओ ओके सर, हो गया, सर 22, उसी का 20, सर 22, अबे 20 भी है और 22 भी है, नो सर 22, अच्छा बस 22, 20 नहीं। मुझे लगा वो और भी है, तो फिर उस पर, इसलिए मैं बोलता हूँ ना उस पर लिख दो, अपन मतलब उसमें पढ़ लेंगे 22 चलेगा ना। 22 में अपन को गिवन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी, अच्छा लैम्डा वेरीज विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, तो अपन को गिवन दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस एस, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। सर ने तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सिर्फ मुझे बताया है कि ऐसे आता है, ऐसे होता है, और नहीं ये ऐसे फ्रीक्वेंसी होती है और ऐसे न्यू नॉट होता है, ऐसे बताया मुझे, तो ये क्या बोल रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा हमारी, तो अपन कहेंगे ठीक है सर ने ये तो बताया ना, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ऐसे होता है, चल इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक है, तो अपन ये कांस्टेंट हो गए, इनको हटा दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं सीधी सीधी बात, मतलब लैम्डा मास को उधर स्क्वायर, लेके जाएंगे ना, हाँ एक मास उधर जाएगा ना सर। जाए ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो कांस्टेंट ना, ओके, ठीक है ना, यस, हाँ तो लैम्डा स्क्वायर विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू, एच भी कांस्टेंट है तो बाहर निकालो और फिर मतलब उसको प्रोपोर्शनलिटी में डाल दो, तो अपन कहेंगे लैम्डा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट होता है यार ना, तो हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, ले खत्म हो गया, इसका रूट लेके बताते हैं ना, देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल टू लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय न्यू माइनस न्यू नॉट का रूट, देखना गिवन है तुमको, गिवन है तो थर्ड वाला Okay, दिख रहा sir. ना, अब तुम ये देखो मतलब क्वेश्चन में वो क्या करते हैं, अपन को सब पता रहता है, सब कुछ सारी चीजें पता रहती है कि हमको सर ने क्या बताया और कैसे कोरिलेट करें, सर ने तुमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ाया था, और वो कहीं कुछ कोरिलेट करके तुमको पूछ लेते हैं, फिर एक अपन सर वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वो है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टोटल एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा ना, हाँ सर। यस सर, इसने अपन तो 9th क्वेश्चन भी पूछा है, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में गिवन है अपन को द टेम्परेचर at the temperature T, the average kinetic energy of the particle is this much. The de Broglie wavelength follows. तो लिखो ना काइनेटिक एनर्जी है तो
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 1/2 h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्या चाहिए इसको? तो काइनेटिक एनर्जी इज द डी ब्रॉगली लेंथ, the de Broglie wavelength follows। तो अपन उससे इतना सारा क्यों लिखे? तो सीधा ही सीधा आ रहा अपना आंसर। लिखा तो डी ब्रॉगली, सबसे पहले तो यही लिखेंगे। ये कह रहा है अपन से द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फोटोन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सबके मास अलग अलग है ना, जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम। So lambda is inversely proportional to mass। बता दो। सर बट थर्मल फोटोन और विजिबल फोटोन नहीं समझ सर। फर्क नहीं पड़ेगा उससे, थर्मल फोटोन और विजिबल फोटोन। थर्मल फोटोन कहाँ लिखा? नहीं सर, सॉरी गलती सर। इलेक्ट्रॉन थर्मल इसका मतलब है 29th वाला कब बताया मैंने? चलो भाई 29th वाला देखते हैं। कोई 29th वाला पूछ रहा है। वैसे 29 तो मैंने बताया भी नहीं। हाँ तो ये 2s के लिए होगा ना, एक ही तो नोड है उसमें। 19th वाला, 19th वाला कौन सा है भाई? और जिसको जो भी पूछना है वो मतलब लिख के बता दे कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट बता दे, ठीक है? 19th वाला तो बताया मैंने, मुझे पता नहीं मैंने 19th वाला बताया कि नहीं। चल देख लेते हैं 19th वाला। ओके, अब ना पिटेगा। पहले 29 से 19 और 19 से तक 22 पे आ गया। अब 22 वाला मेरे ख्याल से ये बोल रहा है। अच्छा ठीक है, देखना पता है क्या था। तेरी आवाज ना या तो यहाँ तू बैठी है ना, वहां दीपिका जहां तू बैठी ना बेटा, वहां पर ना वाइब्रेशन ज्यादा है, तो वो ना आवाज तेरी साफ नहीं आ पा रही है ना। तेरी जब आज आवाज साफ नहीं आ रही थी, तो देख ले एक बार। अच्छा 22 में द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोफोटोन वेरीज तो वो विद द तो अभी हो फ्रीक्वेंसी। गया। हो गया ना? वो कोई पता नहीं कोई जी। डिस्कनेक्ट हो गया होता, वो पूछ रहा है मुझसे। अच्छा आंसर ऑफ 9th लिखा तो था आपने मास, तो मास ऑफ फोटोन लेस देन इलेक्ट्रॉन लेस देन न्यूट्रॉन, तो लैम्डा फॉर फोटोन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन न्यूट्रॉन। हाँ तो इसमें था डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अपन कहेंगे इंसिडेंट रेडिएशन तो सर ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ाया था, तो उसमें फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड थे। तो अपन क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस मच। अब इसको भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि उसने फ्रीक्वेंसी पूछा है अपन से और काइनेटिक एनर्जी पूछी है अपन से। तो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट और न्यू। तो अपन कहेंगे न्यू नॉट और न्यू तो काइनेटिक एनर्जी से कोरिलेटेड होते हैं, और ये भी काइनेटिक एनर्जी से कोरिलेटेड है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपन ने कहा इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करें? इसको इधर ले जाओ, सो m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर कर दो, और दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसको लिख लो हाफ mv स्क्वायर। सो हाफ mv स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/2 into h स्क्वायर अपॉन m लैम्डा स्क्वायर। भाई ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, और ये सारा पार्ट कांस्टेंट है। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। तो मैंने लिख लिया लैम्डा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और यहां से काइनेटिक एनर्जी जो था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया।
एच को भी बाहर निकाल के कांस्टेंट में डाल दिया, तो एच को भी बाहर निकाल के कांस्टेंट में डाल दिया, तो लैम्डा स्क्वायर मेरे पास ये बचा, रूट ले लो इसका, तो आंसर आ 9 का आंसर बताना है या आ जाएगा? आ जाएगा, डन, ठीक है। और कोई डाउट है तो बोलो बोलो बोलो, शर्मा मत। सर 32। नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था यार, मजाक भी नहीं कर सकता मैं तो। 32 का ना, ठीक है यस। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ इसमें, 32 वाला देखते हैं। 32 में among the following the energy of the s orbital is lowest in, अच्छा एनर्जी ऑफ द s orbital is lowest in, हाँ तो ठीक है ना। अब बताओ, मेरे पास सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, इनमें से ये बताओ कि सबसे ज्यादा, ऐसे ना 2s ऑर्बिटल, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये 1s है, ये 2s है, ये थर्ड शेल है, तो 1s 2s 3s, बताओ किसमें 1s 2s सबसे ज्यादा पास में होगा? अरे यार, तो सोडियम। इसमें हाइड्रोजन भी दे रखा है, मैंने एटम अपनी तरफ से लिख लिया। इन सब में, अगर इन सब में कैलकुलेट करता तो इसमें बताता, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है उसके, ये गलत है, मतलब ऑप्शन तो ये है, मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन और 4 पोटेशियम, तो पोटेशियम बता दूंगा। तो एक बार बता, इसमें 19 प्रोटॉन इसके सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इसमें एक प्रोटॉन इसके सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या बोले इसमें, इसमें 3 प्रोटॉन इसके सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, और इसमें 11 प्रोटॉन इसके सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। बताओ सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किसमें पुल्ड अप होगा? पोटेशियम। तो ये सबसे ज्यादा पास होगा इसमें। तभी तो इसको टिक किया था मैंने, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था ना यहाँ से। प्रोटॉन से बताएंगे ना, मतलब इलेक्ट्रॉन किसके सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस में, वो सबसे ज्यादा पास लेके आने की कोशिश करेगा। यस, बट इसका रेडियस भी तो ज्यादा होगा ना? अबे पगले, रेडियस किसने पूछा? ये बाहर वाले शेल के बारे में कौन पूछ रहा है? भाई नंबर ऑफ द शेल ज्यादा है इसलिए रेडियस ज्यादा है। ओके। रेडियस तो इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें शेल ज्यादा है, इनमें शेल कम है, समझा ना? ओके सर। तो अपन से ये कौन पूछ रहा है कि शेल कितने हैं? वो तो सेकंड शेल के लिए बोल रहा है, इसलिए तो मैंने कहा था इसको मना कर दो, इसमें तो सेकंड शेल ही नहीं है, क्यों बताया? समझा। ठीक है, अब बताओ। चलो, अब आपका सिर्फ मोलैलिटी वाला पार्ट बचा हुआ है इन दैट मोल कॉन्सेप्ट, जो कि अपन नेक्स्ट वीक में वेरी फर्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो आपका मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, और उस क्लास के बाद आपके बैचेस भी सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि यू विल बी पैरेलल विद AP1 बैच, तो आपके बैचेस सेपरेट हो जाएंगे। तो मतलब सारे इंटीग्रेटेड वाले एक बैच में और सारे नॉन इंटीग्रेटेड एक बैच में? नो, या उसमें भी बैचेस? इंटीग्रेटेड अलग हो जाएंगे, उनका मॉर्निंग हो जाएगा बैच। नॉन इंटी वाले 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, जो एडवांस के लिए एडमिशन लिए वो एडवांस में चले जाएंगे, जो मेंस के लिए एडमिशन लिए वो मेंस में आ जाएंगे। कब से होगा? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट Okay, वीक के sir. बाद Yes, जो sir. उसके बाद जो वीक आएगा ना, नेक्स्ट वीक के बाद वाला वीक, उसमें सब कुछ अलग अलग सेपरेटेड होंगे। नेक्स्ट वीक में वो
थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ना। एडजस्ट मतलब जैसे तुम्हारा मोलालिटी बचा हुआ है तो मंडे या ट्यूसडे में तुम्हारा एक क्लास लगा के मोलालिटी खत्म, यू विल बी पैरेलल। AP2 का भी मोलालिटी बचा हुआ है तो उनको भी पैरेलल, उनका शायद खत्म भी हो जाएगा आज मोलालिटी, अभी तुम्हारे बाद क्लास है। तो AP4 बैच विल बी डिफरेंट। AP4 में भी इंटी वाले इसमें आ जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि फिर AP5 बैच है। AP5 बैच ये नया बैच होगा जो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में शुरू होगा, तो वो और AP4 वाले फिर सेपरेट होंगे। सो उस टाइप से कर लेंगे, क्योंकि जिसने मेंस में एडमिशन लिया होगा वो फालतू परेशान क्यों होगा बेचारा। हाँ फिजिक्स और मैथ्स सब में, किसी एक के लिए नहीं, सब में, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, सबके लिए होगा। एडवांस में मतलब पढ़ाई कैसा होगा, मतलब सेम ही रहता है डिफरेंट होता है? नहीं, एडवांस डिफरेंट होगा, मेंस डिफरेंट होगा, एडवांस डिफरेंट होगा, इसलिए तो डिफरेंट मतलब सिलेबस अलग होगा या? नहीं, लेवल में मतलब डिफरेंस होता पढ़ाने है, का लेवल में बहुत डिफरेंस कैसा होता होगा? है, लेवल में बहुत डिफरेंस होता ओके है ना, लेवल में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब होमवर्क एक्स्ट्रा मिलेगा? नहीं, फिर उनका शीट भी अलग होता है ना, मेंस वालों का शीट अलग होता है, उनको वही शीट मिलेगा बस, उनका मटेरियल वगैरह भी सब अलग होता है ना, सब अलग होता है। सर जिसने मेंस लिया है बट इंटी में लिया तो उसको क्या सीन होगा? मेंस लिया है और एनटी में लिया है तो फिर वो मतलब मैं उसको तो बोलूंगा कि वो इवनिंग बैच ही करे, मेंस वाला, वो एनटी में ना आए। सर ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं सर? हाँ, फिर मैं तो कहूंगा वो एनटी इवनिंग बैच में चला जाए। और मेंस और नॉन एंटी का कभी रहेगा बैच? मेंस और मेंस और नॉन एंटी का? नहीं, नॉन एनटी का तो मेंस इवनिंग में ही होगा, मेंस वाला अलग बैच होगा। और एडवांस वालों का कब होगा सर? एडवांस वालों का इवनिंग में ही रहेगा, क्लासेस सारे इवनिंग में होंगे, सिर्फ जो इंटीग्रेटेड वाले हैं उनकी मॉर्निंग क्लास होगी। और मेंस वाला अगर Okay. इंटीग्रेटेड है तो उसको भी मेंस वाले बैच में ही जाना पड़ेगा इवनिंग में। सर टाइमिंग वगैरह फिक्स हो जाएगा ना सर? मतलब आपको पता है बीच में कभी 1.5 आवर का ब्रेक होता है, कभी चेंजेस होता रहता है टाइमिंग में? नहीं, टाइमिंग में मेरे ख्याल से अब टाइमिंग फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से नहीं हो पा रहा था फिक्स। वो शुरू में थोड़ा सा होता है, फिर बाद में ठीक हो जाता है टाइमिंग, फिर चेंज हो जाता है। तो इसलिए ए फेज का इस बार इवनिंग में केमिस्ट्री का एक भी क्लास नहीं था AP1 का, लेकिन उनका IUPAC नेमिंग और मिक शुरू हो गया। IUPAC नेमिंग उनका खत्म हो गया, लेकिन तो उनको वो कर लिया रोक के। हाँ तो चलो ठीक है, अब दैट इज ऑल फॉर टुडे।